हाय, मैं इंजीनियर केवी सिंह और आप देख रहे हैं अम्बे आईटीआई के यूट्यूब चैनल आईटीआई कंपटीशन वाला। तो आज का जो मेरा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं डीसी जनरेटर के जो क्वेश्चंस हैं। और ये सीबीटी 2 काफ़ी क्लोज आ गया। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो आपने फॉर्म भरी थी, आंसर की जारी हो चुका है। और आपको पता है कि आपको सीबीटी 2 देना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि मेरा एनालिसिस जो मैंने किया है पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं एलपी के, उसके ट्रेड में जो क्वेश्चंस पूछा है उसमें से 15 से 20% जो क्वेश्चंस है वो डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर से है। तो इस दृष्टि से भी यह जो पर्टिकुलर टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही सेकेंड ईयर का जो आईटीआई का एग्जाम होता है उसमें भी ये इन सब सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और साथ इसके साथ में मैं ये चूंकि वीडियो एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो तीसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस एएलपी के सीबीटी 2 में पूछा हुआ है, और उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से आपको करनी पड़ेगी। साथ में जो बिजली बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये टॉपिक हेल्प करेगा। तो आइए एक एक कर करके क्वेश्चंस को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को बनाने के पहले ये जरूरी है कि आप जो मैंने वीडियो डाल रखी है, 10 वीडियो डाल रखी है डीसी जनरेटर के ऊपर, उस सारे वीडियो को आप लोग देख लें। अगर देख लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ है उन वीडियोज में। तो उन वीडियो को आप आराम से इत्मीनान से देख लें। 8 से 10 घंटे लगेंगे आपको देखने में, 2 या 3 दिन में उसको स्प्लिट कर लें और सारे वीडियो देख लें। अगर देख लेते हैं तो आपको बहुत ही मजा आएगा, आप कंसेप्ट को समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना जो डीसी जनरेटर टॉपिक से है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये इसमें पूछा जा रहा है कि ये इस भाग का नाम क्या है। आपको पता है ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर कम्यूटेटर है। और ये जो भाग उठा हुआ रहता है, ये जो उठा हुआ भाग है, इसमें आर्मेचर का जो कंडक्टर होता है, आर्मेचर का जो चालक होता है, उसको इसमें सोल्डरिंग करते हैं। और इस पार्ट का नाम है क्या? कम्यूटेटर रेजर। कम्यूटेटर रेजर। और ये जो पार्ट है ना, इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, जिसमें ब्रश जो है ना, कार्बन ब्रश रेस्ट करता है, कार्बन ब्रश लगा होता है। लेकिन इस पार्ट का, इस पर्टिकुलर पार्ट का नाम है कम्यूटेटर रेजर। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं इस डीसी जनरेटर में आपका सीरीज फील्ड भी है और शंट फील्ड भी है, दोनों फील्ड है। तो इसलिए ये तो आपका कंपाउंड जनरेटर हो गया। तो कभी कभी आता है सिंपल सा कौन सा जनरेटर है, तो कंपाउंड जनरेटर है। इसमें लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट दो तरह का होता है। तो चूंकि सीरीज का लास्ट वाला जो पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन है, शंट का लास्ट पोर्शन, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। सीरीज के लास्ट में जुड़ा हुआ है सीरीज फील्ड के, इसलिए ये कौन सा जनरेटर हो गया? ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया। कौन सा हो गया? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया। लेकिन आप जब इसको देखेंगे, ये जो ऑप्शन है उसमें डिफरेंशियल है या फिर कम्युलेटिव है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये करंट का डायरेक्शन देखेंगे, करंट का डायरेक्शन दोनों में अपोजिट दिखाया हुआ है, इसलिए ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट हो गया। ठीक है। डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता तो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड होता। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। मतलब जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरे को की मजबूती बढ़ाएंगे, फील्ड की स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी, फील्ड की शक्ति बढ़ेगी, इसलिए उसको बोलते हैं कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे आपका करंट का डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए ये हो गया डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा कौन सा? डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ क्या है? डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका दिशा ज्ञात करना है? ईएमएफ की क्या करना है? दिशा ज्ञात करना है, दिशा। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, बिल्कुल पहले वीडियो में बताया है कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो होता है जनरेटर के लिए लागू होता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए लागू होता है। तो जनरेटर को दाहिना हाथ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लग रहा है। आपको याद करने के लिए बताया कि भूलेंगे नहीं, आप याद रखिएगा। जनरेटर का लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कभी कंफ्यूजन आ रहा है, तो जनरेटर कैसे स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड से। इंजन को स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से, इसलिए राइट हैंड रूल लगता है। याद करने के लिए है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा नियम को यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा। ये राइट हैंड पाल्म रूल, कॉर्क स्क्रू रूल,
ये अलग अलग है। कॉर्क स्क्रू रूल किसी चालक के थ्रू अगर कोई करंट प्रवाहित हो रहा है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके इर्द गिर्द जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके डायरेक्शन के लिए हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल ज्ञात करते हैं। इसके लिए अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा। तो आप जो है अभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऊपर में है कि नहीं है। 3 ऑप्शन में तो नहीं था, चौथे ऑप्शन देखें, हाँ ये चौथे ऑप्शन में आ गया ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट दाहिने हाथ का नियम जो है, ये ऑप्शन उसका आंसर होगा। किसका? ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। किसकी? ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। मैंने बताया था ना, राइट हैंड को अगर ये राइट हैंड है, अगर हम लोग तीनों अंगूठा, तर्जनी और मिडिल फिंगर को पकड़ लिए इस तरह से, और मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, तो इसमें अगर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो करंट इधर से इधर आएगा, और नीचे की तरफ लाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ लाएंगे तो करंट इधर से उधर जाएगा, चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, वीडियो मेरा देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ कौन सा? ईएमएफ, उसका कैसे क्या फॉर्मूला है? ईएमएफ जो जनरेटेड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है? तो ये मैंने बताया था कि जेड एन फाई बाई 60 पी बाई ए। तो ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, नंबर ऑफ पोल्स है पी। जेड क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर्स, आर्मेचर कंडक्टर्स कितने हैं, वो जेड है। एन क्या है? जिस स्पीड से वो आर्मेचर है वो घूम रहा है। याद रखिएगा आरपीएम होता है, एन किसमें है? आरपीएम में। आरपीएस या अगर आवर्स में, पर आवर्स में दिया होगा, रोटेशन पर मिनट नहीं दिया है। अगर रोटेशन पर आवर या रोटेशन पर सेकंड दिया है तो आरपीएम में चेंज करना होगा। फाई क्या है? फ्लक्स पर पोल। तो आप देख सकते हैं ये जो सी है ना, फाई जेड एन बाई 60 पी बाई ए, तो ये जो है ना करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। डीसी मोटर को कैलकुलेट करने का, बैक ईएमएफ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? तो आप यहाँ पे क्या कर रहा है, मोटर की बात कर रहा है, मोटर की। मोटर पे हम लोग सप्लाई देते हैं, मोटर जनरेटर पे आपको डिफरेंस पता है। मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, बिजली देते हैं, ठीक है, और जनरेटर से हम लोग बिजली लेते हैं। जनरेटर ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और मोटर को हम लोग सप्लाई देते हैं। तो इसका फॉर्मूला यही है कि अगर ये मोटर है और यहीं पे आईए फ्लो हो रहा है, आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है आईए, और रेजिस्टेंस है आरए, और बैक ईएमएफ मोटर का अगर ईबी है, तो जो अगर हमने यहाँ पे भी वोल्टेज लगाया है, तो जो भी इक्वल टू होता है ईबी प्लस आईए आरए। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, ये जो सी है वो आंसर होगा ईबी इक्वल टू वी माइनस आई आर ए, क्योंकि ईबी आई आर ए इस साइड में वी से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स इन द डीसी जनरेटर। इसमें आपको ये वाला पार्ट पूछ रहा है कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया था कि ये पार्ट पोल है, पोल स्विच है, सॉरी पोल स्विच है। पोल क्या है? ये है, ये पोल है, और पोल में एक अलग से स्विच टाइप का, ऐसे इस टाइप का एक लोहे का जो अटैच रहता है, जिसको कि पोलसू बोलते हैं, इसलिए आंसर हो गया पोलसू। पोलसू का काम क्या है कि जो एयर गैप होता है, आर्मेचर घूमता है, और जो ये है फील्ड है, पोल है, उसके बीच में जो गैप है, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर हिस्से में चारों तरफ बांट देता है। ये इसमें जो फ्लक्स आता है ना, चारों तरफ फैला देता है, इक्वल दोनों साइड में फैलाता है। ये नहीं रहेगा तो पता चला कि बिल्कुल आर्मेचर पे ही एक ही जगह कंसंट्रेट हो गया फ्लक्स। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो ज्यादा होगा, इसलिए आपका पोलसू आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में आगे है, अगला पेज ले लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। देखते हैं इसमें, हाँ ये क्वेश्चन था डीसी, इसमें पूछ रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है। तो जनरेटर का नाम के लिए आपको यहाँ पे देखना है, ये पोर्शन देखना है कि ये जनरेटर का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड है, ये बिल्कुल सेपरेटली एक्साइटेड है,
और ये जो है ना शंट जनरेटर है सेपरेटली एक्साइटेड है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। शंट जनरेटर है, ये भी सही है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, ये भी सही है। तो अब दो दो आंसर है, कौन सा सही होगा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। शंट जनरेटर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सेपरेटली एक्साइटेड है, ये भी सही है। तो हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड को ही सेपरेटली एक्साइटेड को चलिए लगा देते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। ठीक है, बाकी आंसर देख करके बता दूंगा, कल अगर करेक्ट करना होगा तो आंसर शीट आंसर जो की है उसमें क्या लिखा हुआ है देख लेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। विच एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह तो आपको पता है, कौन सा इंजन जो है जनरेटर को घुमाता है। इंजन यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा है, जो घूमने वाली ऊर्जा है ना वो क्या है, मैकेनिकल ऊर्जा है। और वो क्या किसमें कन्वर्ट होती है? अल्टरनेटर क्या करता है, उसको घूमता जब है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो नेचुरली आंसर क्या हो जाएगा? डी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है 9 काफी इंटरेस्टिंग टाइप का है। इसमें आपको दो वाइंडिंग किया हुआ है, फील्ड में दो कॉइल्स डाले हुए हैं, पहला कॉइल दूसरा कॉइल। अब ये आंसर में अगर जाएंगे, जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? फील्ड का नाम पूछ रहा है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अरे भाई शॉर्ट शंट है कि लॉन्ग शंट है? यहाँ पे इसे शॉर्ट शंट लिखा है, तो शॉर्ट शंट है कि लॉन्ग शंट है तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कनेक्शन है नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं शॉर्ट शंट है कि लॉन्ग शंट है। तो अब दूसरा बच गया डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड, विभेदक यौगिक जनरेटर एंड संचयी यौगिक जनरेटर। अब दोनों में कौन सा है? तो इसके लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको क्या देखना है, करंट का डायरेक्शन देखना है, विद्युत धारा का जो डायरेक्शन है, विद्युत धारा की जो दिशा है उसको देखना है। विद्युत धारा की दिशा आप देख सकते हैं सेम दिशा में दोनों है, इसमें और इसमें दोनों में सेम दिशा में करंट जा रहा है, इसलिए ये हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड हो गया, ये आंसर होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड कब होता है? जब दोनों के में जो विद्युत धारा है, धारा की दिशा है अलग अलग होती है। तो इन जो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, आउट कर रहा है दूसरे डायरेक्शन में, इसलिए ये हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो ये बड़ा बिल्कुल हमने डिस्कस किया हुआ। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, कैसे ईएमएफ, डीसी जनरेटर से हम लोग क्या लेते हैं? ईएमएफ लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, और वोल्टेज कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी चालक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, चालक चाहे मूव कर रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, और जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको चालक काट रहा है या चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तब उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये कौन सा नियम है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम याद रखिएगा। डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो कार्य सिद्धांत है, जनरेटर का सिद्धांत है, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसलिए आंसर इसका होगा, ये बी में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ऊपर में दिया हुआ, हाँ इसमें दिया हुआ है, क्या है ये? इसमें जो दिया है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ? जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये हमें देखना है। तो मैंने बताया था कि डायनेमिकली जो भी कोई चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किस पर डिपेंड करता है? जो फ्लक्स काट रहा है, मान लीजिए चालक है, फ्लक्स ऐसे काट रहा है, तो जो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा, उस एंगल के साइन के उस एंगल से बी एल वी साइन थीटा। तो मैंने ऑलरेडी बता रखी है आपको कि ये आंसर होता है बी एल वी साइन थीटा। याद रखिएगा, बी एल वी साइन थीटा गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which rule is used to find direction of magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करने की फाइंड आउट करने के लिए हम लोग
क्या यूज करते हैं, कौन सा नियम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग जो पहले हम लोग देख रहे थे वो किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने की बात कर रहे थे, ईएमएफ की। ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, फ्लेमिंग का फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम। लेकिन दाहिने हाथ का नियम, हाथ का नियम किसके लिए, ईएमएफ की दिशा के लिए। लेकिन यहाँ पे ईएमएफ की दिशा नहीं हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। कॉर्क स्क्रू रूल के भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, लेकिन वो होता है किसी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके लिए कॉर्क स्क्रू रूल यूज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए काफी आपके जाना पहचाना ये फिगर है। ये क्या है, जनरेटर का बॉडी है। जनरेटर का बॉडी, इसको योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं, योक या फिर फ्रेम बोलते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, योक बोलते हैं। ठीक है, इसी पे फील्ड कसा हुआ होता है और इसी में कवर प्लेट लगा करके उसमें बेयरिंग से सपोर्ट कर करके आर्मेचर को सपोर्ट दिया जाता है, जो आर्मेचर घूमता है और कम्यूटेटर वगैरह सब उसी में कसते हैं। ठीक है, एक शाफ्ट होता है उसी पे कसते हैं। तो ये आंसर हो गया योक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर आगे का क्वेश्चन कौन सा है। पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तीसरा पेज है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, इतना बहुत है, दिख रहा है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। मैंने वाइंडिंग बताया था कि लैप वाइंडिंग क्या होता है और वेव वाइंडिंग क्या होता है। तो मैंने बताया था कि लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ लैप वाइंडिंग जो है, जो लैप वाइंडिंग है उसमें जो लैप वाइंडिंग लैप वाइंडिंग जो होता है, लैप वाइंडिंग ये जो पूछा है, इसमें समानांतर पथ कितने होते हैं। समानांतर पथ जो होते हैं, पथ जो होता है ए इजकल टू पी, जितने पोल्स होंगे उतने समानांतर पथ होंगे। लेकिन अगर वेव वाइंडिंग की अगर हम लोग बात करें, वेव वाइंडिंग की अगर बात करें, वेव वाइंडिंग की, तो समानांतर पथ का जो संख्या है वो कितना होता है, ए इजकल टू पी बाई टू। जितने हमारा पोल्स होता है उसका आधा समानांतर पथ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और ऐड किया है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। हमने डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियो में, जो वाइंडिंग की हमने वीडियो बनाई है वाइंडिंग के ऊपर, कि डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या है और ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या है। तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ समानांतर पाथ होता है डुप्लेक्स में, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो समानांतर पाथ होता है, जो ए इक्वल टू होता है 2p। ठीक है, 2p ध्यान रखिएगा। अगर डुप्लेक्स ऐड कर दिया, खाली केवल लैप वाइंडिंग रहता तब तो ए इक्वल टू पी होता है, लेकिन डुप्लेक्स ऐड कर दिया इसलिए ए इक्वल टू 2p होगा, डबल हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि 4 पोल है तो 4 दूनी 8 समानांतर पाथ हो जाएंगे। सी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है कि ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच नेम द पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो बिल्कुल सामने से फिगर खींचा हुआ है, फोटो खींचा हुआ, फ्रंट व्यू है। तो ये जो फ्रंट व्यू है ये कम्यूटेटर का रहता तो इधर भी रहता है, या इस साइड में भी आपका सेगमेंट्स रहता है, लेकिन सेगमेंट्स नहीं दिखा रहा, केवल ये सेगमेंट्स दिखा रहा है। तो नेचुरली ये क्या हो गया, कम्यूटेटर, ये हो गया आर्मेचर आर्मेचर कम्यूटेटर खंड, साइड एंड प्लेट्स, पोल शू लेमिनेशंस, कम्यूटेटर सेगमेंट्स एंड आर्मेचर कोर लेमिनेशन। सो आर्मेचर कोर लेमिनेशन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर हमसे हम लोग रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से देख लूंगा, कुछ डाउट्स वाले क्वेश्चन है तो उनको फिर से देख करके फिर हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे फिर से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। डी, ए बी सी डी। अच्छा, नीचे और एक क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16, दो क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग चलते हैं। हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी। डीसी में इंटरपोल जो है कैसे कनेक्टेड होता है, ये क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स कैसे कनेक्टेड होता है, तो मैंने बताया था कि इंटरपोल्स क्या होता है। इंटरपोल्स और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग दोनों किस लिए होता है, जो भी आर्मेचर रिएक्शंस होता है डीसी जनरेटर में, आर्मेचर रिएक्शंस, आर्मेचर में जो करंट फ्लो होता है, क्योंकि फील्ड में, मेन फील्ड में आर्मेचर घूम रहा है, आर्मेचर में कंडक्टर है, वो कंडक्टर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि मेन फील्ड को कमजोर करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग या इंटरपोल्स हम लोग सहारा लेते हैं। तो वही पूछ रहा है कि हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी। तो मैंने बताया था कि इंटरपोल्स को हमेशा जो आर्मेचर कंडक्टर है, आर्मेचर चालक है, आर्मेचर में जो चालक है उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसके श्रेणी में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना इंटरपोल्स जो फ्लक्स जनरेट करता है वो क्या करता है, जो आर्मेचर करंट जनरेट करता है उसके उल्टा फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए ये होगा इन सीरीज विद आर्मेचर, आंसर होगा आपका ए, इन सीरीज विद आर्मेचर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में चले हम लोग। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो कैसे वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो जनरेटर में जब वोल्टेज बिल्डअप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर है, परमानेंट मैग्नेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हम लोग सप्लाई जो दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उसी से मैग्नेट बनाते हैं। तो शुरू में जब जैसे घूम रहा है वैसे ही कुछ तो फील्ड में जैसे कनेक्टेड है, डायग्राम बना करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज करो ये है आपका जनरेटर, ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरह से फील्ड लगा दिया और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ईएमएफ ले रहे हैं, जनरेटेड ईएमएफ ईजी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो फील्ड है, यहाँ पे जो फील्ड है, इसमें तो हम लोग सप्लाई तो दे नहीं रहे हैं, ये कैसे वोल्टेज बिल्डअप करेगा। अगर ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो कैसे वोल्टेज बिल्डअप करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो हम लोग जो आयरन कोर होता है जिसपे कि ये वाइंडिंग की हुई रहती है, उसमें जो मैग्नेट बनता है वो हम लोग ये हटा भी देते हैं, इससे कि जनरेटर रुक भी जाता है और कोई करंट नहीं फ्लो होता है, तब भी वो मैग्नेट वहाँ पे थोड़ा बहुत बचा हुआ रहता है, जिसके चलते ये जब जनरेटर घूमता है तो ये करंट इधर से थोड़ा सा फ्लो होता है, थोड़ा सा मैग्नेट है ना, थोड़ा फ्लो होता है, तो ये इधर जाता है, फिर से करंट जाता है। जब करंट जाता है तो फिर क्या होता है, फिर से और जो है इसमें मैग्नेट और ज़्यादा बनता है, फिर और ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और ज़्यादा फील्ड में करने जाता है। इस तरह से क्या होता है, फुल लोड वोल्टेज बढ़ता है। तो इसलिए जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, अवशिष्ट चुंबकत्व है, अवशिष्ट चुंबकत्व है, वो वोल्टेज बिल्टअप करने के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके लिए होता है, वोल्टेज बिल्टअप करने के लिए होता है। ठीक है, अगर अवशिष्ट चुंबक नहीं है तो वोल्टेज बिल्टअप नहीं होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉइल है उसमें करंट चाहिए, तभी तो ये वोल्टेज बिल्टअप होगा। करंट कहाँ से मिलेगा, जब पहले से अवशिष्ट चुंबक होगा, पहले से इसमें थोड़ा बहुत चुंबक बचा हुआ होगा, उसी से फिर वोल्टेज बिल्टअप होता है। मेरा वीडियो देखिए, उसमें पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये 17 क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में क्या है, व्हाट विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। अब डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु है जो वो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को नापते हैं। ठीक है, तो ब्रश प्रतिरोध को नाप रहे हैं ना, ब्रश प्रतिरोध को, नेचुरली आर्मेचर और ब्रश होगा। ब्रश प्रतिरोध को नापने के लिए ब्रश कहाँ पे रेस्ट करता है, आर्मेचर, ब्रश कहाँ पे रेस्ट करता है, सॉरी, कम्यूटेटर पे। ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है और ये आर्मेचर है, ये क्या है, आर्मेचर है, आर्मेचर, और ये क्या है, कम्यूटेटर है, ये क्या है, कम्यूटेटर है। और ये जो ये ब्रश जो होता है ना, यहीं पे रेस्ट करता है, यहीं पे कार्बन ब्रश रेस्ट करता है। तो जो हम लोग को रेजिस्टेंस जो मेजर करना है वो किसके बीच मेजर करेंगे, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच, आर्मेचर नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया था, कम्यूटेटर एंड ब्रश के बीच। तो ये देखिए इसमें से कौन सा है, हाँ ये आंसर होगा बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश और कम्यूटेटर, राइजर लिखा है, सॉरी
ये भी नहीं होगा। कम्यूटेटर राइजर वाले पे मैंने लगा दिया है, कम्यूटेटर राइजर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर ये होगा, राइजर के बीच में नहीं, क्योंकि ब्रश जो है ना कम्यूटेटर पर रेस्ट करता है, फिर ब्रश का रेजिस्टेंस मेजर करना है, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, तो ब्रश किस पे रेस्ट कर रहा है, किस पे लग रहा है, कम्यूटेटर पे लग रहा है। तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में प्रतिरोध जो होता है वो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को दर्शाता है, इसलिए इनके बीच में मापते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं 19। इसमें मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टरिस्टिक को बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये पूछ रहा है कि यहाँ से आइडियली जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कैसे होगा, स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन हमें वोल्टेज मिलता है इतना, इतना मिलता है, इतना मिलेगा। तो ये इतना, ये जो ड्रॉप है यहाँ से इसके बीच में जो ड्रॉप है, इसके बीच में जो ड्रॉप है वो क्यों ड्रॉप होता है, ये मैंने बताया था। ये किसके चलते है, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के चलते ड्रॉप होता है, आर्मेचर रिएक्शन, ये आर्मेचर रिएक्शन के चलते ड्रॉप होता है। और ये जो ड्रॉप है ना वो क्या है, ओहमिक ड्रॉप है, ओहमिक ड्रॉप, और आई आर ड्रॉप बोलते हैं, आई इंटू आर, आई आर, आई आर, आई आर ड्रॉप। तो इसलिए ये जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या होगा, दैट विल बी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या क्या दिया हुआ है। फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, शंट फील्ड ड्रॉप। तो अभी अब मैंने आपको बताया क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग चलते हैं 20वां। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो अगर शंट फील्ड को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। आर्मेचर के साथ शंट फील्ड पैरेलल में है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अगर ये ड्रा कर रहे हैं तो ये हो गया जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है, यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़े हो। तो ये आर्मेचर, इस जनरेटर के अंदर ये आर्मेचर है, इसके साथ शंट फील्ड पैरेलल में जुड़ा हुआ है और सीरीज फील्ड बाहर है। सपोज ये सीरीज फील्ड है, तो ठीक है, और ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। तो ये पूछ रहा है कि इस तरह का जनरेटर क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है तो लॉन्ग शंट होता है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट शंट। ये कौन सा हो गया, शॉर्ट शंट। अगर शॉर्ट शंट का ही है तो उसको आप लगा सकते हैं, ये कौन सा है, शॉर्ट शंट, आंसर शॉर्ट शंट होगा। कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल कंपाउंड इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो है ना हमें नहीं देख रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसलिए अभी आपका होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए, एक पेज और करते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ये है देखिए 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 क्लासेज रहेंगी, छोटे छोटे 3 क्लास में मैं सॉल्व करूंगा। व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड, क्यों एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर पतलित है। तो लैमिनेटेड का मतलब हो गया कि एक हो गया, इसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन लगाते हैं पतला, ये फिर पतला सा पट्टी देते हैं, फिर इंसुलेशन लगाते हैं, फिर पतला सा पट्टी देते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। तो कोर का लेमिनेशन क्यों होता है, ट्रांसफार्मर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, या कोई भी अगर लोहे का कुछ कोई भी चीज अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो वो उसको लेमिनेट करके वहां पे यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट, अगर क्लोज सर्किट मिलेगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो होता क्या है कि ये जो आपका अगर अगर एक ही पीस रख रहे हैं, लेमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो ये अगर लोहे का कोर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया,
ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को काट रहा है। तो इस ये जो धारा फॉर्म होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट उसको क्या बोलते हैं, एडी करंट, ईडी करंट बोलते हैं। और ये जो ईडी करंट है उसको कम, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा मेन फील्ड फ्लक्स को कमजोर करेगा, तो इसको हम लोग यूज करते हैं और आर्मेचर कोर को इससे लेमिनेट कर देते हैं। तो ये एक तरीका है, आर्मेचर कोर को लेमिनेट कर दिए, ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्ट में कर लिए और पतला पतला कर लिए, सो दैट ईडी करंट का जो स्ट्रेंथ होगा ना बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा ईडी, टू रिड्यूस द ईडी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 22। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। क्यों डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लो, इतना कम क्यों रखते हैं भाई? आर्मेचर का जो कंडक्टर है, आर्मेचर में जो चालक है, उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उधर ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, हमें तो चाहिए जनरेटर का वोल्टेज ना, आउटपुट पे ईएमएफ चाहिए। अगर वो कम मिल रहा है तो फिर कैसे काम करेंगे? अब इसीलिए रेजिस्टेंस आर्मेचर का क्या रखते हैं, बहुत ही कम रखते हैं, तो उधर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो। तो यही आंसर होगा, देखिए रिड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, तो रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर का जो कंडक्टर है उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो, इसलिए हम लोग, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Why the DC generator should run in clockwise direction only? डीसी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, एक स्टैंडर्ड रूल है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाते हैं, क्योंकि हमारा इंजन जो है ना उसी तरह से घूमता है, क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है। इसलिए हैंडल को भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाते हैं, ध्यान रखिए। जब हम लोग घुमाते हैं ना उसको, इंजन को चालू करने के लिए जनरेटर को, कभी अगर हाथ से स्टार्ट करने वाला जनरेटर है उसको आपने देखा होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं कि अगर उल्टा घुमाएंगे तो उसका अपशिष्ट जो चुंबकत्व है, जो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म है, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, वो खत्म हो जाता है, तो फिर आपको वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्ट ब्रशेज फ्रॉम डैमेज, नहीं, अगर ब्रश को बचाता नहीं है, प्रोटेक्ट द रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म, ये है अवशिष्ट चुंबक को, अवशिष्ट चुंबकत्व को रक्षा करने के लिए हम लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना चाहिए, ठीक है। अवॉइड शॉर्ट सर्किट, अवॉइड ओवरलोडिंग, नहीं, ये चॉइस में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर? बड़े डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्यों हम लोग यूज करते हैं? तो मैंने बताया हुआ है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं। आर्मेचर रिएक्शंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि जो आर्मेचर रिएक्शंस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को हम लोग यूज करते हैं। देखिए क्या क्या चॉइस है, कनेक्ट मोर लोड्स, नहीं, रिड्यूस्ड कम्यूटेशन इफेक्ट, नेक्स्ट दो और होगा ऊपर में चॉइस, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, हाँ यही आंसर होगा, क्या होगा, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। क्या कहते हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं, इंटरपोल्स का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ट अप वोल्टेज? डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने क्या कारण है? वोल्टेज नहीं मिलेगा, जनरेटर स्टार्ट कीजिएगा, इंजन स्टार्ट कीजिए, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो कारण बहुत ही क्लियर है कि आर्मेचर से करंट जो है नहीं फ्लो हो रहा है, या आर्मेचर में ईएमएफ नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वहां पे मैग्नेट ही नहीं है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज कहाँ से बिल्डअप होगा, ईएमएफ कहाँ से बिल्डअप होगा? इसका मतलब फील्ड में करंट नहीं जा रहा है, फील्ड में करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो देखिए क्या क्या है, लूज ब्रश कंटेक्ट, नहीं, क्योंकि ब्रश कंटेक्ट लूज होगा तो स्पार्किंग होगा, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर का प्रतिरोध ज्यादा है, इससे भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो वोल्टेज मिलेगा ना, आर्मेचर का प्रतिरोध ज्यादा भी होगा तो। देखिए फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ये आंसर होगा। फील्ड का रेजिस्टेंस है, जितना रेजिस्टेंस चाहिए उससे ज्यादा है, क्योंकि फील्ड का रेजिस्टेंस ही ज्यादा है तो उधर करंट फ्लो नहीं होगा,
मैग्नेट बनेगा नहीं तो वोल्टेज कहाँ से बिल्डअप होगा। क्लियर कट है। फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरेटर इफ फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। अब अगर जनरेटर का नाम क्या है जिसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हो। ठीक है, तो शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर अगर आपका ये जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर का नाम क्या है जिसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हो। तो ये आर्मेचर, इसी में आर्मेचर होता है, इसमें इसके आर्मेचर है और इसके समानांतर जो है ना फील्ड जुड़ा हो। तो इस जनरेटर का नाम क्या है? बहुत सिंपल सा है, आप सबको पता है, ये शंट जनरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल स्विच इन डीसी जनरेटर। पोल शू का डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? तो मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले, पोल शू जो पूछा था, पोल शू क्या है उसी समय बताया था। पोल शू किस लिए हम लोग यूज करते हैं? जो एयर गैप है उसमें फ्लक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे ऐसे है ना, जिसमें जो घूम रहा है आपका आर्मेचर, उसमें फ्लक्स जो है ना उसको चारों तरफ, दोनों तरफ डिवाइड कर देता है बराबर बराबर हिस्सों में। इसलिए हम लोग इसको पोल शू को यूज करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या होगा। रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉस, सेपरेट आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली। ये जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा कि स्प्रेड आउट फ्लक्स, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नंबर है, इसको